नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां कहें अभी सुस्त है, क्योंकि हरियाणा में अभी टिकटें नहीं हुई है और 102 सीटों के लिए मतदान देश में हो चुका है और 79 सीटों का मतदान अभी होना है। तो गर्मियां नहीं है, उसी पे आज तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे। और जो पैनल पे मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है बीडी अग्रवाल जी, राजनीति विश्लेषक है विनय यादव जी हमारे साथ हैं, और प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी हैं, जो कहें कि तमाम राजनीतियों पे चर्चा करते हैं। और नारनौल से हमारे साथ है सुरेंद्र चौधरी जी, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, बड़ी राजनीति की समझ रखते हैं और कहें सरकारी महकमे में भी रहे हैं। तो इन तमाम लोगों से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आखिर ये चुनावी टेम्पो उठेगा, तो कैसे उठेगा, क्योंकि हरियाणा में अभी घोषणा नहीं हुई है और हरियाणा में कई जिन बीजेपी के नेताओं को टिकट मिली है उनका विरोध लगातार हो रहा है। तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी के पास कहे मुद्दों की कमी है, क्योंकि 2014 में 2019 में जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, वो मुद्दे इस बार कहीं ना कहीं गौण होते नजर आ रहे हैं। और कहें इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को हो, चाहे रोजगार के मुद्दे को हो, महंगाई के मुद्दे को, तमाम मुद्दों पर जो बात कर रहा है, इन सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज मैं आता हूँ विनय यादव जी के पास। विनय जी, क्या चक्कर है? आप तो राजनीति विश्लेषक है, तमाम राजनीति लोगों के साथ बैठते हैं, लेकिन कोई शोरगुल नजर नहीं आ रहा है जैसा 2014 2019 के अंदर हम सुनते थे। हालांकि 19 में तो पुलवामा हो गया था, लेकिन जितने जोर शोर से बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, वो इस बार नजर नहीं आ रहा है। आप क्या रीजन मानते हैं? 2014 के अंदर एक सोची समझी बड़े लंबे समय से एक राजनीति के लिए प्लानिंग की गई थी भारतीय जनता पार्टी या उनके जो उद्योग घरानों के जो दोस्त हैं उनकी तरफ से। उन्होंने बड़े लंबे समय गुजरात लॉबी ने सारा बैठकर एक चारों तरफ से सरकार को घेरने की जो रणनीति इन्होंने बनाई थी, उस रणनीति के अनुरूप जिस तरह अन्ना का आंदोलन हुआ, हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम जी, जो आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह द्वारा और भाजपा के अन्य जो पुराने नेताओं थे, उन सब की तरफ से हर तरफ से कांग्रेस के विरोध में, सत्ताधारी पार्टियों के विरोध में हल्ला बोला गया। उनका कोई भी मुद्दा हो उसको वो बखूबी मीडिया के अंदर हाईलाइट होता था, उठाया जाता था। उस समय सोशल मीडिया का चलन चला ही था। तो सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया था और किसी पार्टी ने नहीं किया। तो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, इसलिए लोगों ने दिन रात उन्हीं बातों को देखा और समझा जो भारतीय जनता पार्टी उस समय का जो सोशल मीडिया था वो दिखा रहा था। महंगाई के मुद्दे की बात आप करिए, महंगाई का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर चली थी 2014 के अंदर। एक लोकपाल का मुद्दा बहुत चला था, अन्ना हजारे जी और उनके जो साथ के थे, उनकी पूरी टीम एक तरह से उस समय बैठी थी दिल्ली में आंदोलन पे लंबे समय पे, और लोगों ने उसको बहुत सही माना कि लोकपाल आ जाएगा तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। महंगाई के मुद्दे पे स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर का मुद्दा था, सड़कों पे उतर आते थे। तो उस समय क्या था, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम काम कर रही थी। उस समय जो पुराने नेता थे वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए दिन रात लगे हुए थे। वर्कर कार्यकर्ताओं को लग रहा था अब इस बार हमारी सरकार आ जाएगी, लंबे समय से हम सरकार के अंदर नहीं है। तो उनमें एक नई ऊर्जा थी, एक नई शक्ति से वो काम कर रहे थे। अब इस बार कैसे भी करके हमें सत्ता में आना है, तो उनमें जोश ज्यादा था। ये सिलसिला चलता रहा। 14 में सत्ता आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार ने बड़े लुभावने मैनिफेस्टो में वादे रखे, हमारी सरकार आ गई तो देश में इस तरह हो जाएगा, पूंजीपतियों के हम साथ नहीं है, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अमित शाह का कई बार अपनी भाषण सोशल मीडिया पे ट्वीट हो जाता है, अगर मैं कर्जा माफ करने के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो किस बात के खिलाफ हूं, पूंजीपतियों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ करने के खिलाफ या छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ करने के खिलाफ मैं कभी नहीं रहा हूं। वह इसके उलट। तो उसी तरह का जो माहौल क्रिएट गया ना 2014 के अंदर, जो माहौल क्रिएट किया गया, तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, मतलब उम्मीद एक्सेस हो गई थी लोगों की उस समय। और उस समय एक ऐसी आंधी चली कि उन्होंने दूसरे विपक्ष के नेताओं की सही बातों को भी नहीं सुनना पसंद किया। चाहे वो कुछ भी कह रहे हो, कितना भी सटीक और सही कह रहे हो, आंकड़ों के हिसाब से वो बताना चाह रहे हो, पर लोगों ने उनकी बातों को, उनके विकास को, आंकड़ों को देखना ही पसंद नहीं किया। लोग एक नई धारा में बह गया था। अब उसके बाद जब 19 का चुनाव आया तो वही फिर मैनिफेस्टो रिपीट किए गए, वही बातें थी। वो लाया मुझे समय कम मिला, 5 साल के अंदर मैं काम नहीं कर पाया, मुझे एक मौका और दीजिए
अगर मैं 2 साल के अंदर मोदी जी ने कहा था कि ये काम नहीं कर पाया तो आप मुझे सरेआम चाहे चौराहे पे आप जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा और जो सजा आप मुझे देना चाहोगे वो आप मुझे मंजूर होगी। अब वो सारी बातें जनता भूली नहीं है। रोजगार का मुद्दा था, हर साल करोड़ों नौकरियां देने की उन्होंने बात कही, तो युवाओं को लगता था कि अब तक हमें रोजगार जो नहीं मिल पाया, हमें संघर्ष करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के आते ही कितने रोजगार के अवसर होंगे, अगर हमें घर बैठे रोजगार मिलने शुरू हो जाएंगे। हमें किसी एमएलए एमपी के राजनेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए। तो लोगों के अंदर एक बड़ा ही अलग तरह का माहौल उस समय क्रिएट हो गया था। तो उसके बाद भी जब रोजगार के मुद्दे पे सरकार कुछ नहीं कर पाई 10 साल निकलने के बाद, अब जो उस समय जिनकी उम्र 25 साल थी वो 35 का हो गया। अब 10 साल उसकी उम्र निकल गई, वो नौकरी करने के लायक नहीं रहा। अब वो सब चीजें लोग समझने लग गए रोजगार के मुद्दे के ऊपर भी। अब महंगाई के मुद्दे पे लोगों ने देखा, अब सरकार बात करती है, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि रुपये की गरिमा ऐसे नहीं गिरती, रुपये की गरिमा गिरती है तो उस देश के प्रधानमंत्री की भी गरिमा गिरती है। उन्होंने इतनी बड़ी बात उस समय कह दी थी। यानी कि लब्बो लुबाब ये रहा कि बड़े समझबाग दिखाए गए। 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, लोगों में एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको भुनाने का यानी कि तमाम मौका उस टाइम हाथ में लगा। कॉमनवेल्थ बॉम्ब था और या चाहे कोयला घोटाला, तमाम यानी कि एक एक बहाना कैसे बनते चले गए। उसको लेकर क्या मान रहे हो कि जो जिस ओरा खड़ा किया गया उसके ट्रैप में देश की जनता फंस गई? 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे रामदेव हो, चाहे तमाम लोग जिस तरीके से, लेकिन अब 10 साल बीजेपी को भी हो गए हैं, तो अब तो टप्पू उठना चाहिए। अब क्या लगता है वो एंटी इनकम्बेंसी आप बीजेपी के लिए देख रहे हैं या दोबारा लोगों को कांग्रेस के दिन याद आ रहे हैं कि जो दावे वादे किए थे वो नहीं पूरे हो पाए, समझबाग दिखाए गए थे, वो समझबाग पूरे नहीं हो पाए? अब आप किस तरीके से देखते हैं? अब तो हम 24 में खड़े हैं। मोहन जी, जो इन्होंने वादे किए थे उस वादों के लिए इन्होंने जो समय मांगा था वो समय बार बार रिपीट होने के बाद भी निकल गया। किसानों की आय दुगनी करने की इन्होंने कहा था, पहली कलम से मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा जिस दिन मैं सदन में जाऊंगा, वो मुद्दा निकल गया। बल्कि किसानों के विपरीत इन्होंने वो काले कानून लेके आए और लंबे संघर्ष के बाद कितने किसानों की शहादत होने के बाद इनको कानून वापसी लेने पड़े। वो तो भला मानिए उन किसानों का, वो लंबे समय तक संघर्ष करते और डटे रहे। अगर उनकी जगह व्यापारी या कर्मचारी वर्ग होगा तो वो इतना लंबे संघर्ष नहीं कर पाता। किसान को आदत है कड़ी मेहनत करने की, खेत में दिन रात धूप में बारिश में मिट्टी में खड़े रहने की, तो वो संघर्ष कर पाए, इसलिए वो वापसी हुआ कानून। चलिए मैं औरों को भी जोड़ लेता हूँ। विनय, देखिए थोड़ा थोड़ा सबको टाइम मिलेगा, अगर हम लंबी चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सुरेंद्र जी, आप तो बड़े राजनीति के माहिर हैं, बड़ा आपने तो राजनीति आपका कहे कि बहुत राजनेताओं से आप जुड़े हो, मैं आपके पूरा बैकग्राउंड जानता हूँ, मीडिया में बताने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए 2014, 19, लेकिन अब 24 आते आते क्या लगता है बीजेपी के पास मुद्दों की कमी हो गई है? या जो नौकरी की बात करती थी, रोजगार की बात करती थी, महंगाई की बात करती थी, काले धन की बात करती थी, क्या तमाम ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड आने के बाद जो मामला खुलासा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको संवैधानिक बताया, क्या लगता है बैकफुट पर बीजेपी है? 400 पार के नारे तो बीजेपी लगा रही है, आपको लगता है कहीं 400 पार है? मोहनलाल जी, 2014 में और 2024 में काफी अंतर है। 2014 के अंदर देश में जैसे अभी प्रणव राय ने जी बताया, अभी प्रवीण यादव जी ने उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में अन्ना हजारे बैठे हुए थे। उधर से जो कैग थी, उनके जो चीफ ऑडिटर थे विनोद शर्मा जी, उन्होंने देश के अंदर एक ऐसी 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल, पता नहीं ऐसा एक माहौल बना दिया था कांग्रेस के प्रति कि भाई कितने लाखों करोड़ रुपए का देश में घोटाला हो गया है। तो जनता उस वक्त ऐसे माहौल में हो गई कि वास्तव के अंदर कांग्रेस के 10 साल के शासन में कुछ ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के प्रति देश के लोगों की निष्ठा एक तरह से बदल गई थी। और कुछ मोदी जी ने उस वक्त 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, काले धन के बारे में उन्होंने कहा भी 2 करोड़ हम नौकरियां हर साल देंगे, तो युवा भी देश का उस झांसे में उस वक्त आ गया था। लेकिन आज पूरे देश के सामने उन्होंने खुद इस बात को माना कि वो तो एक जुमले थे, सिर्फ सत्ता पाने के लिए उन्होंने जुमले लोगों के सामने पेश किए थे। आज जो माहौल है 2024 के अंदर, अब मुद्दे कहाँ हैं? आज महंगाई जैसे मुद्दा है, आज बेरोजगारी जैसे मुद्दा है, इन मुद्दों को तो कोई हाईलाइट कर नहीं रहा। अब पूरे देश को आजाद हुए
आज लगभग 75 साल 76 साल हो गए, लेकिन बेरोजगारी की जो आज है परसेंटेज जितनी ज्यादा है, ऐसी कभी भी बेरोजगारी नहीं थी। नहीं, आज सुरेंद्र जी 80 करोड़ लोगों को आपको नाच देना पड़ रहा है। आपने जब बड़े बड़े समझवाग दिखाए थे, देश की अर्थव्यवस्था की आप बात करते हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था हम इस दुनिया की बन रहे हैं, 3री बन जाएंगे, ये तमाम सपने क्या लगता है जो युवा 2014 के अंदर 21 साल का था, उसको 10 साल में नौकरी नहीं मिली, 31 साल का हो गया, वो 2 करोड़ वोटर उस वक्त बताए जा रहे कि नए वोटर बने थे, तो क्या लगता है वो तमाम बदलाव कहीं ना कहीं आए? या 10 साल के अंदर जिस तरीके से बड़े समझबाग दिखा के गए, उसमें बीजेपी खड़ी नहीं उतर पाई, मोदी जी खड़े नहीं उतर पाए? मोहनलाल जी, पैनल में सारे मेरे से सीनियर बैठे हुए हैं, मुझे आज बताते हुए बड़ी शर्म हो रही है कि 90 करोड़ लोग आज 5 किलो राशन के लिए और अपनी निष्ठा को बेच रहे हैं। जब इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो विपक्ष के लोग खिल्ली उड़ाया करते थे कि इंदिरा जी गरीबी नहीं, गरीब को हटा रही है। लेकिन आज 140 करोड़ लोगों में 90 करोड़ को आप घर बैठे 5 किलो अनाज दे करके क्या उनको निठल्ला नहीं बना रहे? विदेशों के अंदर हमारे देश की आज क्या स्थिति होगी कि जिस देश में 140 करोड़ लोगों में 90 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं है और सरकार उनको 5 किलो राशन उपलब्ध करके और कह रही है हम उनको भोजन दे। इससे बड़ी शर्म, बेगैरत की बात कोई नहीं हो सकती। मैं बॉबी राव जी को जोड़ लेता हूँ। बॉबी राव जी भी बड़े राजनीति के जानकार। बॉबी राव जी, आप देखिए 10 साल का समय हो गया, प्रधानमंत्री जी एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और 2014 में जैसे तमाम लोगों ने बताया और आपने भी देखा होगा पूरा एटमॉस्फेयर किस तरीके से आंदोलन हुआ था 13 के अंदर, किस तरीके से पूरा ओरा खड़ा किया गया था, जब बड़े जवाब मांगते थे कि कैसे रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले में, किस तरीके से मैं सत्ता में बैठा हूँ, हर एक चीज का जवाब मांगते थे। लेकिन अपनी बारी आई तो जवाब देने से दूर हट गए। क्या लगता है देश की जनता समझ गई है इन जुमलों को, इन नारों को, इन वादों को, कि हकीकत कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है? मोहनलाल जी, एक तो क्या हुआ है कि राज को हो गए 10 साल। 10 साल के अंदर आप, इतना बड़ा देश है, आप हर एक इंसान को या किसी भी व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं रख सकते, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप संतुष्ट कैसे रखेंगे? नहीं, संतुष्ट तो रखा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को रखा है संतुष्ट। भैया उनकी तो इनकम बढ़ी है, आम आदमी की भले ना बढ़ी हो। सर, मैं 4-5 आदमी की बात नहीं कर रहा, जब पीपल एट लार्ज की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, देश की जनसंख्या। उनको 5 किलो गेहूं मिल रहा है ना, वो 5 किलो गेहूं, वो तो सर वो तो पूरा देश का खा रहे हैं। 5 किलो गेहूं तो सिर्फ एक गरीब आदमी को खाने को तो मिल रहा है, तो वो तो देश को खा रहे हैं। जिनका आप नाम ले रहे हो देश को खा रहे हैं साक्षात। समस्या क्या है कि भारत एक तो थिकली पॉपुलेटेड देश है, 140 करोड़ की आबादी है, विभिन्न धर्म है, विभिन्न सभ्यताएं हैं, उत्तर की अलग है, दक्षिण की अलग है, आप उत्तर पूर्व इंडिया की अलग है, वेस्ट की अलग है। अब इतने बड़े देश में अलग अलग भाषाएं हैं, हर एक स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं, तो अब उसमें इतने आप एक कोई नैरेटिव सेट करके, पिछले 2 इलेक्शन में क्या हुआ था कि पार्टी नैरेटिव सेट करने में जल्दी कामयाब हो गई थी। 2014 में तो करप्शन का नैरेटिव सेट था, और एक देश बदलाव भी चाह रहा था कि भाई कोई एक नया सा बढ़ेगा। हम तो कांग्रेस को देख के बोर हो गए हैं, पुराने नेताओं को, चाहे वाजपेयी जी थे, चाहे अडवाणी जी थे, कोई भी पुराने नेता थे, इनको देख देख के बोर हो गए हैं। तो नई जनरेशन आएगी, कुछ नौजवान आएगा तो कुछ बदलाव आएगा। दूसरा, उस वक्त एक वो गुजरात मॉडल चल रहा था कि गुजरात का विकास दिखाया जा रहा था 10 साल से, कि भाई गुजरात के अंदर 2002 से लेके और 2012-13 तक जो विकास हुआ है, गुजरात नंबर 1 पे पहुंच गया। कैसे उसका भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, तो वो देख के लोगों को उम्मीद जागी कि भाई कुछ नया होगा। और उस वक्त सरकार ने जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रखा था, तो उसमें बातें भी बहुत की थी जो आप बता रहे हैं, रोजगार की, काला धन की, स्मार्ट सिटीज की, डेवलपमेंट की। तो लोग चाहते हैं अब कोई भी नई जनरेशन है या पुराने लोग हैं, हम भी अगर कोई एक नया एक चेहरा बार बार देखते रहते हैं, कुछ नहीं होता, सोचते हैं चलो बदलाव कुछ होगा। और पिछली
क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई? लगता है बॉबी जी का नेटवर्क कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जी कंटिन्यू। कोई ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं हुआ है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार के साथ चल रही है, और दूसरा कांग्रेस के कैंडिडेट्स पूरे अपने पूरे क्या डिक्लेयर ही नहीं किए हैं। तो अभी कौन कैंडिडेट आएगा, कौन चेहरा इलेक्शन में अभी टाइम लगेगा। लेकिन अब सवाल ये है ना, देश में अब बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? राम मंदिर का आप लेकर के आए, वो नहीं चला, लोगों का आपने खूब कोशिश कर ली। तो ऐसा है मोहन, लगता है बॉबी जी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, या किसी की कॉल आ रही है आपके मोबाइल पे। मैं एक बार आता हूँ आपके पास, बीडी जी को जोड़ लेता हूँ। बीडी अग्रवाल जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ इन्हीं सवालों को लेकर के। 14 में और 19 में 24 में क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए मोहनलाल जी, बहुत भारी फर्क आया है। ऐसा नहीं है, मैं अभी सबको सुन रहा था, जैसा कि हमारे विनय भाई भी कह रहे थे और हमारे जो नारनौल से भाई हैं ये भी कह रहे थे। मेरा मानना ये है कि देखिए, जो भाजपा सरकार ने जो काम किया है, मैं यहाँ भाजपा की तारीफ नहीं कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ, चाहे ये काम कांग्रेस करती या कोई और सरकार करती तो मैं उसकी भी तारीफ करता। जो सबसे बड़ा मुद्दा धारा 370 थी, आज आप गर्व के साथ श्रीनगर के अंदर आप तिरंगा फहरा सकते हैं, आपको गर्व महसूस हो रहा होगा। ये काम किसी ने नहीं किया। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, उसमें भी धारा नहीं, बी हटा है, 370 का बी हटा है। रोजगार की बात करें, आप रोजगार की बात कर रहे थे, इतना बड़े देश में सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता। जैसे कि अब वहां पर राम मंदिर बना और वहां इतने लोग, आप जाकर सर्वे करके देखिए, वो लोग कितने खुश है। उन्होंने कहा हमारी किस्मत बदल गई, हम लोग एक एक पैसे को तरस रहे थे, इस राम मंदिर बनने से आज हमारे पास हमारी जमीन की वैल्यू बढ़ गई, हमारे पास इतना पैसा हो गया है और इतना कारोबार, हर व्यक्ति के पास कारोबार है। मैं आपको और बताना चाहूंगा, बेरोजगारी तो हमारे अंदर है, हम लोग काम नहीं करना चाहते। मैं आपको अपना उदाहरण दूंगा, मैंने एक इंटरव्यू निकाला कि लाओ मैं पैसे दूंगा, मेरे पास काम करिए, काम करने के लिए तैयार नहीं है आदमी, सबको कुर्सी चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहता आदमी। ये भी नहीं, इस चैनल के माध्यम से आपका मैसेज चला जाएगा, क्या सैलरी देंगे आप? देखिए, मैंने उनको ये कहा था, मेरी एक मैगजीन थी जो मुझे बंद करनी पड़ी, मैंने कहा था सैलरी तुम बोलो, तुम पैसे मैं बताऊंगा, पैसे तुम बोलो, काम मैं बताऊंगा। मैंने उनको यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए, अगर 50,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना देने के लिए तैयार था, काम मेरे हिसाब से होगा। मगर नहीं, बोले नहीं जी ऐसी शर्त तो नहीं चलेगी जी, काम तो नहीं। भाई आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चलिए एक नहीं मिला होगा उसके लिए कोई नहीं होगा, कोई आपको बहुत सारे दिल्ली में, गुड़गांव में इंटरव्यू किए। लेकिन सवाल कहना चाह रहा सर, मेरी बात सुनिए, आज हर व्यक्ति कुर्सी चाहता है, काम नहीं करना चाहता है, बेरोजगारी नहीं मक्कारी है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सबसे बड़ी बात है। रही किसानों की बात, अब आप किसानों की बात कर रहे थे, मैंने किसानों से भी पूछा, अगर आज से पहले किसी सरकार ने तुम्हारे को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी है, तो आप उसको आम सामने ले आए कि तुम्हारे को घर बैठे बिना मेहनत, तुम्हारे पास सिर्फ खेत है तो तुम्हारे को 6,000 रुपए साल का मिल रहा है, किसने दिया है? मुझे आप जवाब दे दीजिए। इस मामले जिंदगी कट गई, उससे जिंदगी कट गई। बीडी अग्रवाल जी, आप तो नहीं, जिंदगी की बात नहीं हो रही है, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, क्या किसी ने दिया? कौन सी सरकार ऐसी? अरे भाई बीडी अग्रवाल जी, हम सवाल दूसरा कर रहे हैं आपसे। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 5 किलो गेहूं पे लिया है। रोजगार तो देखिए सबको नहीं दिया जा सकता, अपने आप को स्वावलंबी भी बनाना पड़ेगा, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिनके तहत स्वावलंबी बनाने की बात है। चुनाव में जब मैं बनना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूंगा? कोई भी सरकार नहीं दे सकती, चाहे आप नोट कर लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और अन्य सरकार जो भी है इस देश के अंदर, वो अपने क्षेत्र के अंदर अगर ऐसी कोई सरकार है जिसने 100% रोजगार दिया हो, वो मेरे को बता दीजिए आप। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम सही थी आपके हिसाब से, मानते हो? कौन सा?
अरे भाई वो तो देखिए उद्योगपति जांच कहाँ से विषय कहाँ है, वो तो पहुंच जांच में अरे सामने आएगा। उद्योगपति भाई बीडी अग्रवाल जी, देखिए मेरी बात सुनिए, उद्योगपति मैं सुनिए, आज उद्योगपति मेरी कहाँ बात से सुनिए, कहाँ पहुंच गए। आरोप लगाना बहुत आसान काम है। मैं आपको एक और बात बता दूं, लोग यहाँ किसान को कह देते हैं भाई अपने मित्र को दे दिया, मोदी जी अडवाणी जी को दे दिया, फलाने को दे दिया, जो अडानी को, सॉरी अडवाणी कह रहा हूँ, अडानी जी। अब आप सुनिए, मैं कोई चीज बेचना चाह रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं उसको एक भाव लगा दिया, अगर आप में हिम्मत है तो आप ले लीजिए। आप कहते हैं नहीं वो तो उसको, अरे भाई जो पैसे वाला होगा, जो उस चीज की अहमियत समझता होगा वही तो देगा। जब देश के अंदर कोविड आया तो बोरियां किसने खोली नोटों की? आप बता दिए किस किसान ने बोरी खोली? आप बता दीजिए किस व्यक्ति ने खोली? खोली तो व्यापारी ने खोली, चाहे वो बड़ा उद्योगपति था, चाहे जो भी था, उसने सेवा करी, उसने बोरियां खोल दी नोटों की, ले जाओ जितना पैसा चाहिए, आदमी नहीं मरने चाहिए। तो सर समझना पड़ेगा कि चलिए इस पे काउंटर करेंगे। आप तो कह रहे बोरी खोली, मुझे तो लगता नहीं कोई उद्योगपति नजर आया। आम एक आदमी, अरे एक रेवाड़ी में बताइए किस उद्योगपति ने भेजा? सरकार की जो ग्रांट आई वो कहाँ गई? किस उद्योगपति ने लंगर नहीं चलाया? तो सरकारी ने सरकारों को पैसा नहीं दिया? अरे भैया चंदा ले लेकर के, लोगों से चंदा लेकर के, सरकार कहाँ थी? सवाल सरकार का है, सरकार कहाँ थी? देखिए सरकार जितनी सक्षम होती है उतना ही काम कर पाती है, ये एक सरकार की बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हर सरकार की बात है। तो मतलब इससे इतना बड़ा कोविड का आया था दौर, जो ये निकल गया और हमारे देश में वैक्सीन तैयार हुई, जबकि आप यूक्रेन को देख लीजिए, यूक्रेन के अंदर आपको गर्व होना चाहिए कि वहां पर अगर पाकिस्तान का व्यक्ति इंडिया का झंडा लेके निकल रहा है तो वो सेफ आया है, ये हमारे को गर्व का विषय है। बाकी तो आप देख लीजिए। ठीक है, बीडी अग्रवाल जी ने अपनी बात रखी। बॉबी जी अब आप कंटिन्यू करें, मैं आ रहा हूँ विनय जी आपके पास। बॉबी जी अब एक काउंटर सवाल भी हो गया, बीडी अग्रवाल जी की बात से आप सहमत हैं? सर मैं जो अग्रवाल साहब ने बात कही है, मैं उनकी अनेक बात से सहमत नहीं। जो अग्रवाल साहब कह रहे थे कि इन पैसे वालों ने कोविड के टाइम में बोरी के नोट खोल दिए, एक टाटा को छोड़ के, टाटा ने तो चलो इतना पैसा दिया, और जितने ये भक्त थे, जो अडानी साहब थे और चाहे अंबानी साहब थे, इन्हें तो चलने नहीं दी थी। कहाँ बोरियों की बात कर रहे हो? इन्हें तो एक खाली बोरी भी नहीं पकड़ाई, पैसे तो बहुत की बात। पीएम केयर फंड का पता चल गया कितने कितने पैसे दिए, कुछ और मिला है? डिटेल कुछ है उसकी? दूसरी बात, रिवाड़ी के इतने बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं या बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, किसी ने 5 पैसे खर्च नहीं किए। लोगों ने स्वयं अपने घर से बाहर निकल के आए हैं, स्वयं अपने पैसे खर्च किए हैं, चंदा इकट्ठा किया है लोगों ने, खुद मिलजुल कर टीम लगाए हैं, खुद मिलजुल के सिलेंडर बांटे हैं, इंतजाम किया है लोगों ने किए, सरकार ने कुछ नहीं किए। सरकार के अफसरों ने तो आपदा में अवसर देखते हुए पैसे बनाए हैं, पैसे अच्छे मोटे पैसे, खासे पैसे बनाए सरकार के अफसरों ने। अरे भाई गरीब तबका कोरोना काल में सड़कों पे पैदल चला है, इससे ज्यादा क्या शर्मसार तस्वीरें आएंगी देश की? अगर सरकार कोविड में काम करती ना, तो हरियाणा में जो ये विरोध हो रहा है, आप देख रहे हो, कोई मंत्री गांव में नहीं घुस पा रहा, सांसद घुस नहीं पा रहे, तो ये हालात नहीं होते। लोगों के अपने निजी व्यक्ति गुजरे हैं, लोगों के रिश्तेदार मरे हैं, उनको दाग नहीं दे पाए, वो उनके 13वें दिन बैठा करते उसमें नहीं जा पाए, जिनके दिल पे बीती है वो जाने साहब। चलिए अब सवाल बॉबी जी मेरा फिर वही आकर के है कि 24 में क्या होगा? क्या दिख रहा है आपको? जो नारे लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, क्या आपको कोई दम नजर आ रहा है? या कहाँ क्या स्थिति होगी, कितने पे सिमटने की स्थिति है? बात यह है कि बीजेपी अभी फिलहाल कोई आज तक तो कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाई है। गठबंधन या कांग्रेस जो भी जिस स्टेट में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, नैरेटिव सेट नहीं है। वही पुरानी बोतल में नई शराब, जो एक तो ना वो कहावत होती है, नई बोतल में पुरानी शराब, वही चल रही है। वही मुद्दे हैं, 4 साल से वही चले आते हैं। जो अपने सुंदर भाई ने कहा था कि भाई भ्रष्टाचार, कोई सरकार आए कोई जाए, मुद्दे तो उनको वही रहेंगे। आज अगर मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार है, तो कल ये 10 साल पहले बीजेपी वाले बोल रहे थे, आज वो कांग्रेस बोल रही है। मुद्दा तो कोई नया नहीं है ना।
लेकिन इन चीजों में वोटर क्या करे, सवाल बॉबी राव जी, वोटर क्या करे? उदासीनता जैसे कि पहले फेज में बनी है कि वोट परसेंटेज गिर गया है लगभग 12%, मतलब कि एवरेज 11-12% गिरा है देश का। वोटर की उदासीनता ही है कि वोटर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, उसको वोटर को बात समझ में आज बॉबी राव जी आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही है, बॉबी राव जी आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही है, आपका नेट वर्किंग नहीं कर पा रहा सही तरीके से। बॉबी राव जी आपका नेट काम नहीं कर पा रहा। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आपकी आज साफ नहीं आ रही, जैसे फलाटेदार आती है ना, नेट कहीं ना कहीं दिक्कत है आपका, या आपके पास बार बार किसी की कॉल आ रही है? नहीं, मेरा ब्लूटूथ नहीं कर पा रहा है, ब्लूटूथ का कट गया वो। तो वही है जी, मेन बात तो कि सरकार कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाई है अभी तक, और वोटर उदासीन है। विनय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीडी अग्रवाल जी की बात पे? बीडी अग्रवाल जी तो कह रहे हैं बहुत कुछ सरकार ने कर दिया, राम मंदिर बना दिया, अब तो हर प्रदेश में राम मंदिर बन जाना चाहिए, स्कूल की कोई बात नहीं कर रहा, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, राम मंदिर से यानी कि सबको रोजगार मिल जाएगा। आपको लगता है ये नैरेटिव सेट हो पाएगा 2024 में, या फिर बीजेपी से क्विट कर जाएगी, बैकफुट में हो जाएगी? मोहन जी, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की, चाहे वो पत्रकार है, पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। सबसे बड़ी तो एक, बीडी अग्रवाल जी को शायद ना पता हो, जब कोविड आया था तो कोविड के समय में प्रति व्यक्ति सरकार की तरफ से पैसा दिया गया था उनके खाने पीने के लिए, रुकने की व्यवस्था के लिए। अब मुझे बताइए वो सारे कागजों में जो पैसा आया वो कहाँ गया? अगर आप जांच करेंगे ना तो कोविड का जो घोटाला है अधिकारियों ने बहुत बड़े लेवल पे, बड़े नेताओं ने बड़े लेवल पे किया है। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, प्रति व्यक्ति पैसा आता था। जब ये रोज मीडिया में खबरें आ रही थी, फलानी जो संस्थाएं वो खाना खिला रही है, आज वो उसने इतने कपड़े दान दिए, उसने गद्दे दिए, उसने पंखे दिए, दवाइयां आईएमए की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, मेडिकल की तरफ से फ्री दी जा रही है, तो फिर वो पैसा कहाँ लगा जो कागजों में आया? कागजों में ही खत्म हो गया सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। वो भी तो आंकड़े एक बार मिलान कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कोविड में भी कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कोविड में सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार एक मजदूरों के पलायन की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाई। जिन व्यक्तियों को अपना प्रदेश में आके नौकरी कर रहे थे उनको सुरक्षित घर तक नहीं पहुंचा पाई, हजारों किलोमीटर पैदल उनको चलना पड़ा है, दिन रात चले, जब वो पहुंचे भूखे मरते हुए, प्यासे मरते हुए। सरकार तो उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाई, कोविड के लिए क्या व्यवस्था करेंगी? बात आई वैक्सीन की। वैक्सीन कोई देश, किसी की भी सरकार हो, कभी नहीं चाहता किसी महामारी में उसके नागरिक मरे। हर सरकार अपना पूरा प्रयास करती है। इससे पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में या और किसी की सरकार में कई आपदाएं आई, कई बीमारियां आई हैं लगातार, प्लेग भी आया, चेचक भी आया और काफी आए थे। एक वो कहते थे अब वो कातक की बीमारी, खसरा भी आया, उस समय भी तो इलाज हुए लोगों के, पर उस समय देश उतना साधन संपन्न नहीं था। आज के समय में देश साधन संपन्न है, हमारे साइंटिस्ट हैं वो बड़े समझदार हैं। अब बात कर रहे हैं, मोहन जी ने सवाल किया था अब और उस समय में क्या बदलाव आया। उस समय 2014 का जो युवा था ना, वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के लुभावने वादों में आकर पूर्ण रूप से उनके साथ था। उन्होंने विपक्ष की कोई अच्छी बात भी नहीं सुनी और बुरी भी नहीं सुनी। अब वही माहौल बिल्कुल बदल गया है। वो जो 10 साल के अंदर जो नए वोटर आए हैं, उन्होंने 10 साल में एक रोजगार, एक नौकरी नहीं देखी है, क्योंकि बार बार जो पेपर लीक हुए, अगर सरकार की रोजगार देने की मंशा होती तो मुझे बताइए अब तक, आज तक साल में 2 बार सरकार के सैनिकों की भर्ती होती थी। अब कहाँ भर्तियां होती है मुझे बताइए? भर्तियां नहीं हो रही हैं। ऊपर से नई योजना अपने लोगों के ऊपर थोप दी, बिना सेना की मर्जी के, बिना जनता की मर्जी के। अग्निवीर की 4 साल में अग्निवीर आएगा। 4 साल की बात छोड़ते लोगों के रिश्ते बंद होने हो गए। कोई कहे जी मेरा बेटा अग्निवीर में लग रहा है, रास्ता कर दो। उन्होंने भाई 4 साल बाद क्या करेगा ये बता दे। 4 साल तक तो चला गया वो, उसके बाद उस आदमी का क्या ग्रेड है? फिर वो वही घर, इनकी नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में गार्ड की नौकरी करता फिरेगा। इससे बढ़िया तो हम किसी दूसरे के ही डाल देंगे ना अग्निवीर की बजाय। तो ये जो सामाजिक समस्याएं आई हैं, जो सरकार नहीं भुना पाई, सरकार काम करती रही, केवल पॉलिसी जो दी जा रही है वो पूंजीपतियों की फायदे के लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है। और जो भाजपा के जो लोग हैं, जो अंधभक्त बैठे हैं, उनको एक मैटर दिया जाता है, आपने इस मुद्दे से बाहर बात नहीं करनी, चर्चा उसी मुद्दे पे करनी है, वो उसी पे करते हैं।
मुझे एक चीज बताइए, जब किसान आंदोलन हुआ उससे पहले पूरी भाजपा ने और जितना जो मीडिया तंत्र है जो सरकार से उगाही कर रहा है या सरकार के रहमो करम पर पल रहा है या जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो दिन रात इसके फायदे गिनाने में लगा हुआ था। अब किसानों के लिए जो कानून बने, तीनों कानून बड़े फायदे के, और जैसे ही मोदी ने उन कानूनों को वापसी लिया, आप सोचिए उन लोगों के दिल पे क्या बीते, उनके जमीन, उसके बाद भी बहुत से नेता ऐसे थे, अब उनके वो वापसी लेने के फायदे गिनाने लग गए। उनसे ज्यादा गिरत गहरी हुई जमीन वाले, ना मैं उन पत्रकारों को मानता हूँ ना उन नेताओं को मानता हूँ। अच्छा विनय जी, अब जो बदलाव आया इस बार का जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी के जुमलों पे, झूठे आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर रहा है। वो पूर्ण रूप से पलायन करके इंडिया गठबंधन के साथ चला गया है और इसी वजह से इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। उसकी वजह है अब युवा ही है जो सरकार को बदलते हैं। और कांग्रेस के अंदर जितने जो पुराने थे ना, जो नीरस, जो बूढ़े थके हुए नेता थे, वो सब घर बैठ गए हैं या वो सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए हैं। अब लोगों में एक सबसे बड़ी सोच में बदलाव क्या आया, अब जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, आंदोलन हुआ, वो सारे भ्रष्टाचारी जब लोगों के सामने ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो लोग ना अंधे हैं, ना बहरे हैं, ना अकल से बेवकूफ है। केवल वो लोग भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं मुद्दों को देखते हुए भी, जो पूर्ण रूप से जिन्होंने अपना दिमाग गिरवी रख दिया है भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के पास, या जिनका राजनीतिक स्वार्थ केवल भारतीय जनता पार्टी से ही सिद्ध हो रहा है, या जिनके काम धंधे भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह हो गई है। लोग आंखों देखी मक्खी नहीं खाना चाहते। 2 करोड़ रोजगार पे फेल हो गए, लोगों की उम्र निकल गई। अब जो इंडिया का घोषणा, उन्होंने कहा जी 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी, हम केवल उनको भरेंगे। उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं किया। अगर सरकार की मंशा नौकरी देने की होती है 10 सालों में कम से कम जो रिक्त पद पड़े थे उनको तो भर सकती थी। उस समय के बाद हमें समझ में आती सवेरे देश के लोगों को रोजगार नहीं दिया सकता, पर जो रिक्त पद है कम से कम उनको तो भरा जाए। लगभग 18,000 सेना के अंदर पद पड़े हैं जो उच्च पद हैं, वो खाली पड़े हैं। जब देश की सेना के ही आप पद नहीं भर पाएंगे, देश की सेना को ही मजबूत नहीं करेंगे, तो देश की सुरक्षा होगी कैसे? तो ये बहुत बड़े सवाल है। अब लोग दिन रात सोशल मीडिया पर रहते हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो 1 मिनट में फैक्ट चेक करते हैं। विनय जी झूठ बोल रहे हैं तो ये झूठ है या सच है, वो 1 मिनट में फैक्ट को चेक कर लेते हैं। विनय जी बहुत लंबा कह देते, हमारे सवाल आप खत्म कर देते। मेरा सवाल ये था 2014 के अंदर जिस तरीके से 19 के अंदर 14 के अंदर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता लग जाते थे चुनाव जिताने के लिए, लेकिन अगर हम रेवाड़ी की बात कर ले, आपको कहीं नजर आ रहा है कहीं शोरगुल या राव साहब के लिए कोई बीजेपी के समर्थक डोर टू डोर जा रहे हो? हालांकि अभी विरोधी पार्टी का उम्मीदवार नहीं आया है मैदान में, या फिर लगता है आरएसएस की भी कहीं नाराजगी है, या जिस तरीके से पिछले 10 साल चल रही है भाई मनमर्जी, आप तमाम आरोप भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ला रहे हो, क्या लगता है बीजेपी में एक फूट कहीं ना कहीं होगी, अंदर 2 विचारधारा बदल गई है? मोहन जी, मैंने कहा था 2014 में जब आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और सारे नेता एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। उस समय पार्टी के अंदर केवल एक नेता वाली कहानी नहीं थी। और जैसे ही सत्ता में आए तो अमित शाह और मोदी जी ने सारे सीनियर नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ठिकाने लगा दिया। वो अपने आप को तो पार्टी का सुप्रीमो, सर्वोच्च और भगवान समझने लग गए और पूरी पार्टी को अपना भक्त बनाकर उन्होंने छोड़ दिया। अब वो बातें उनको खल रही है। कोई भी एक सांसद या विधायक पूरे 5 साल जनता की सेवा करता है, क्षेत्र में पैसे लगाकर लड़ता है, टाइम देता है, समय देता है, लोगों के बीच में रहता है। जब मंच पे बैठने का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, रैली का समय आ जाता है, तो केवल एक व्यक्ति की फोटो होल्डिंग पे होती है, मोदी जी की। पैसा लगाया उस सांसद ने या विधायक ने इतने लंबे समय तक लोगों की सेवा की, और जब उसका क्रेडिट लेने की बारी आती है तो उसकी पकी पकाई रोटी को मोदी जी उठा ले जाते हैं। तो ये टीस जो है ना अंदर ही अंदर, वो बहुत भारी पनप रही है। आरएसएस और भाजपा के युवा कार्यकर्ता 2014 में साथ थे, पर 10 साल में भाजपा की कार्यकर्ता जो टीम थी वो थक चुकी है, अब वो बूढ़ी हो गई है। कांग्रेस के अंदर अब नई टीम आई है, नई टीम में नया उत्साह है, नया उनमें सृजन है, नई जोश है। अब वो जोश भाजपा के अंदर नहीं है। आप इनके भाषण आप भी देखेंगे तो भाजपा के बड़े नेताओं के भाषण थके थके महसूस होते हैं। अरे भाई चौधरी साहब के पास आता हूँ। सुरेंद्र जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो नाराजगी है या जिस तरीके से दावे वादे किए गए और उन वादों पे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज रोजगार का है, आम आदमी नाराज है, जो सेना में जाना चाहता था वो नाराज है, तमाम इस तरीके के मुद्दों का आप क्या असर देखते हैं 2024 के अंदर? क्या लगता है वोट प्रतिशत आपने माना कि हाँ कम हो रहा है, या फिर जो पार्टी में कहीं ना कहीं नाराजगी है? अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, वसुंधरा को आपने ठिकाने लगा दिया, शिवराज सिंह को लगा दिया, या गडकरी को आपने लगा दिया, औरों को लगाने की आप तैयारियों में हो, तो क्या लगता है ये उसका नतीजा कहीं ना कहीं है? अंदर खाते एक लॉबी तैयार हो रही है कि भाई मनमर्जी चल रही है पार्टी के अंदर, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं लगता है?
मोहनलाल जी, आप ठीक कह रहे हैं। 2014 में और आज 2024 में काफी बड़ा अंतर है। 2014 के अंदर पूरी आरएसएस और भाजपा के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लगे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आज बात करते हैं कि कांग्रेस मुक्त देश बनाए, लेकिन आज आधी से ज्यादा कांग्रेस तो बीजेपी के अंदर आ चुकी है। आज भाजपा कांग्रेस युक्त हो चुकी है, मुक्त की बजाय कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है। और ऐसे में जो पुराने कार्यकर्ता हैं, आज ना तो उनको कोई रोजगार मिला, ना उनको कोई ऐसा सरकार का कोई फायदा हुआ। आपके रेवाड़ी में देख लीजिए, मेरे नारनौल में, वो बेचारे पहले भी दरी बिछाते थे, आज भी दरी बिछा रहे हैं। आज जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं वो लोग मंच के ऊपर कुर्सियों पे बैठते हैं, और जो पुराना कार्यकर्ता है वो आज भी दरी बिछाता है। तो ऐसे के अंदर काफी उसमें परिवर्तन आया है। और ये जो वोटों के अंदर 10-12% जो आज पोलिंग कम हो रही है, ये इसी बात का रुझान है। आपने राजस्थान में देखा होगा, आज भी समाचार पत्रों में पूरी तरह छाया हुआ है कि आरएसएस की जो टीम है वो बिल्कुल अब की बार उनका सहयोग बिल्कुल भी पार्टी को, भाजपा को नहीं है। तो ऐसा है। अभी बीडी अग्रवाल जी कह रहे थे कोरोना के समय के अंदर भाजपा ने ये किया। हाँ, भाजपा ने किया। आधार पूर्णा वाला था, उनको वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और बदले में 500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मार्फत उन्होंने चंदा लिया। तो ऐसा है। और ये तो आंकड़े जब तो रेमडेसिविर यानी कि जो जिन दवाइयों को अप्रूवल दे दी, जो फेल हो गई, जिन्होंने बीमारी को फैलाया, ऐसी दवाइयां देखें जो संसद के खबरें आ रही है, ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया दवाई बनाने का, तो वो तस्वीरें सामने आ रही है ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। बीफ कंपनी से आप चंदा लेते हो, जुआरियों से आप चंदा लेते हो। लाजे इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये इतना बड़ा घोटाला है, जब कभी भविष्य के अंदर जब सरकार बदलेगी और इसकी जब जांच होगी तब देश के लोगों को पता लगेगा। ऐसी ऐसी कंपनियां जो घाटे में जा रही हैं, एक केरल का लॉटरी किंग है, उसका जो एनुअल उसकी जो रिपोर्ट है उसका जो है उसमें वो माइनस में जा रहा है, और वो 1500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत चंदा का दे रहा है। तो ऐसे बहुत से उद्योगपति, बहुत से लोग हैं जिनको ईडी सीबीआई के मार्फत उन पे दबाव डाल करके उनको परेशान किया जा रहा है और बदले में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मार्फत चंदा लिया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेती तो देश की जनता को नहीं पता चलता। और आज ये देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि मीडिया है वो गोदी मीडिया है, सारे उद्योगपति हैं वो कोई बोलते नहीं। उद्योगपतियों के भी पिछले 10 साल में 14 लाख करोड़ रुपए एनपीए के अंदर डाल दिए गए हैं। शायद देश की जनता को पता नहीं, कांग्रेस के 60 साल के अंदर 8.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए और पिछले 10 साल में 14 लाख करोड़ रुपए इन उद्योगपति 16 लाख करीब। अरे तो ऐसा है। ये तो बाकी जनता जवाब देगी। जनता आज वीडियो चाहे थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन आज एक संक्षिप्त में चर्चा होगी। अब बॉबी राव जी के पास आता हूँ। बॉबी राव जी, अब तो नेट आपका सही काम कर रहा है? नेट तो मेरा सही काम कर रहा है, मेरा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अब ब्लूटूथ हटा लीजिए आप, ताकि अब काम करेगा। ब्लूटूथ हो सकता है आपका चार्ज नहीं हो, और आप ही से सबसे बड़ा जो हम चर्चा करते हैं तो मजा तो आप ही के साथ आता है। अब आप मानते हैं जो तमाम पैनल के लोग हैं अपनी अपनी विचारधारा रख रहे हैं। बीडी अग्रवाल जी ने तो बड़ी आज कहे के तारीफ कर दी है आज कि कोरोना काल अगर मोदी जी नहीं होते, अगर बीजेपी नहीं होती तो शायद पूरी दुनिया खत्म हो जाती। वो बचा लिया उन्होंने, बहुत ही योगदान दिया है। लेकिन सवाल मेरा ये है, 2024 में लोगों को नाराजगी क्यों है? क्यों नहीं हम मोदी की बातों का यकीन कर पा रहे हैं लोग बाग? क्यों नहीं इस तरीके से प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं? क्यों नहीं अभी निकले हैं लोग घरों से? रुझान आपने देख ही लिया होगा। मोहनलाल जी, अब जो 10 साल से आकांक्षाएं थी, मैं आपको पहले ही बता चुका, लोगों की आकांक्षाएं थी। अब आकांक्षाएं थी, उसमें लोगों के अलग अलग पैरामीटर होते हैं अपने चेक करने के, कि भाई मेरे पैरामीटर में ये बात खरी उतरी या नहीं उतरी। या मतलब कि सपोज करो कि 10 मुद्दे थे, आप 2 मुद्दे की तरफ देख रहे हो, मैं 4 देख रहा हूँ। किसान की बात देख रहा है, स्टूडेंट पढ़ाई की नौकरी की बात देख रहा है, गृहिणी होती है वो महंगाई की बात देखती है कि भाई महंगाई है, घर कैसे चले। तो इस प्रकार नहीं, मेरा एक और बड़ा सवाल आपसे बॉबी राव जी, मेरा एक और बड़ा सवाल है। जो लोग देख रहे हैं कि भाई 10 साल आप सत्ता में रह लिए, अब भी आप कांग्रेस से ला रहे हो तोड़ करके, उनको टिकट देते हो, अपनी पार्टी में कब नेता खड़े होंगे? क्या बीजेपी के पास अपने नहीं है? या बीजेपी में 2 तरह की पार्टी बनती जा रही है, एक मोदी की पार्टी और एक बीजेपी की पार्टी। जो कार्यकर्ता जो डेडिकेटेड थे उनको किनारे लगाए जाए,
और नई पार्टी को, एक नए लोगों को लाया जाए, अपना एक पूरा ओरा सिस्टम खड़ा किया जाए ताकि कोई विरोध ना कर सके, सीटें कम बत्ती आए तो। ऐसी चीज है कि सत्ता में हमेशा जब कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो संघर्ष अंदर से ही शुरू होता है। कांग्रेस भी सत्ता में थी तो कांग्रेस के अंदर से ही संघर्ष शुरू हुआ था सारा। अब बीजेपी है, यहाँ भी संघर्ष अंदर से शुरू हो रहा है, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। अरे कोई आदमी यहाँ सत्ता में है तो मुझे टिकट मिलेगी विधायक की, या मुझे टिकट मिलेगी एमपी की, या मुझे कोई चेयरमैन बनाया जाए तो करा जाएगा। जैसे जैसे समय निकलता है, जब उसकी उम्मीदें एक सत्ता का क्या कहते हैं, खेमेबाजी शुरू हो जाती है। अब दिल्ली नहीं मिली है तो वो अब जी संघर्ष शुरू हो रहा है। तो भाई सत्ता में चलता है। आज आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है बॉबी राव जी, तो ब्लूटूथ को हटाओ, आपकी आवाज बिल्कुल रनिंग नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। मैं ठीक करूंगा इसको, मैं वैसे हटा रखा है ब्लूटूथ में। नहीं तो आप अब, या तो आपके मोबाइल पे घंटी आती है किसी ना किसी की बार बार, इसकी वजह से वो आवाज कम बत्ती हो रही है। घंटी नहीं आ रही है। मैं चलिए एक मिनट आता हूँ, दोबारा से जोड़ लेता हूँ बीडी अग्रवाल जी को। बीडी अग्रवाल जी कहेंगे कि भाई, बीडी अग्रवाल जी अब आप बता दीजिए, अब तो बीजेपी में कहीं लगता नहीं, तो जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए, वसुंधरा को किनारे किया, शिवराज को किनारे किया, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं नाराज है। आप बाहर के लाओगे, अपनी पार्टी के लोगों के टिकट नहीं दोगे। 19 में आपने रेवाड़ी में देख लिया होगा किस तरीके से नाराजगी हुई। पार्टी का हर व्यक्ति को और अपना अधिकार होता है, और वो पार्टी ने देखना है कि कौन किस प्रकार से काम करता है। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपने कार्यकर्ताओं को सबसे आगे रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी है। बीजेपी की गलती है कि बीजेपी ने जो अपने कार्यकर्ता थे उनको आगे नहीं रखा। मैं इस बात से पहले पिछली डिबेट में भी मैंने कहा था कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को ना देकर अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देनी चाहिए थी। तो ये उनके ताजा उदाहरण जिंदल का है, देख रहे होंगे आप। 2 दिन पहले आरोप लगते हैं, बोलो कोयला घोटाले में है, फिर पार्टी में आते हैं, उनको टिकट मिल जाती है। इधर कुलदीप बिश्नोई नाराज हो रहे हैं, इधर जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ के आते हैं, तो नाराजगी और भी जाते मेरे ख्याल से। ये तो इसीलिए बीजेपी ने सबसे पहले टिकट बांटी है कि रोक लो किसी तरीके से। 400 पार का नारा तो हमने लगा दिया, कहीं हम 150 सीट पे ना सिमट जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि हर पार्टी का अपना है, बीजेपी का भी अपना ये मत है कि मुझे 400 पार करना है, तो साम दाम दंड भेद जो भी लग सकता है उसको लगाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल ठीक है, और अगर उनके पास कैंडिडेट होते तो वो भी उतार देते। अब कांग्रेस की सबसे बड़ी बात है कि वो अब तक अपने कैंडिडेट नहीं उतार पाई है। वो ईडी गठबंधन जो है उनका, वो इतना अभी मजबूत, अगर उसको कहे तो अब तक उतार देने चाहिए थे कांग्रेस में। सोचना नहीं चाहिए था उनको। अरे तो भाई उतार देंगे, टाइम ऐसे है तो वो थोड़ा ना, हमारे तो छठे चरण में चुनाव है, लास्ट चुनाव है। मैं यही कह रहा हूँ कि अब समय कितना बचा है, 1 महीने का समय बचा है मुश्किल से, ठीक है। 1 महीने के समय के अंदर भाई या तो कांग्रेस इतनी मजबूत है कि बस वो जाएगी और तुरंत जीत जाएगी, ठीक है। वो देख रही है ना, बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है ना लगातार, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। आपने भी देखा और हमने भी देखा, जो विरोध हो रहा है वो अक्सर किसका हो रहा है। वहां पर अभी निकला वो दीपेंद्र हुड्डा जी का आदमी था जो उसके साथ फोटो कर रहा, वो काले झंडे लेकर खड़ा था, अभी देखा आपने। तो सब तमाम चीजें सामने आती है, कौन क्या है। विरोध करना, आम आदमी कोई विरोध नहीं कर रहा। तो रणजीत सिंह का भी हुआ है भरी सभा के अंदर। आम आदमी कोई विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ जो किसान तबका जो ऊपर से निर्देश आया वही 5-10 लोग इकट्ठे होके विरोध करते हैं। ये आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। फिर मानते हो 14 में इसी तरीके से विरोध हुआ कांग्रेस का भी नहीं है, इसको कांग्रेस को इसी तरीके से ओरा खड़ा किया गया है ना, भ्रष्टाचारी है फलाना, साबित कौन सा हुआ भ्रष्टाचार। देखिए मैं उससे आप रॉबर्ट वाड्रा पे लगा रहे थे, खुद सरकार जाकर के हाई कोर्ट में कहती है, बोला ये नहीं, डीएलएफ में कुछ नहीं हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ। ये तमाम कोयला 2G घोटाले के अंदर अब देख रहे हैं ना, नवीन जिंदल इन्हीं की पार्टी में आ गया। अब ये देखिए, मैंने अभी महाराष्ट्र के कितने नेता देखिए इनकी पार्टी में आ गए। छगन भुजबल है, अजीत पवार है,
तो देख तो रही है जनता, बीजेपी के लोग भी देख रहे होंगे कि नारे तो हमने लगाए हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मार खा गया कोई और। मोहनलाल जी, इसमें चाहे आप कितनी बड़ी बात कर लीजिए, लेकिन जो जनता है, जो आम जनता है, जनता जो सब देख रही है। लेकिन चलते चलते लास्ट कमेंट विनय जी से आपसे चाहूंगा, क्या लगता है बीजेपी में 2 बीजेपी बन रही है? मोदी जी अपनी एक नई तैयारी कर रहे हैं कि अगर 400 पार से हम अटके तो कुछ ऐसे लोगों को कांग्रेस से ले आइए जो हमारे साथ खड़े हो जाए, जैसे तैसे करके हम बहुमत में रहें, क्योंकि इस टाइम सीधा सत्ता चाहिए, किसी भी हुक एंड कुक डू रिटर्न। मोहन जी, अब सत्ता छोड़ते हुए जी घबरा रहे हैं, कहीं सारे राज ना खुल जाए जो 10 साल के अंदर किए हैं। मोहन जी, इस बार जैसे पहले कांग्रेस के अंदर अंदरूनी खींचातान और जो फूट थी, इस बार वो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। 2014 के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक नैरेटिव सेट किया, चारों तरफ से घेराबंदी की, चाहे वो झूठ बोलकर चाहे सच बोलकर, वही घेराबंदी अब कांग्रेस या अन्य जो दल है उनके नेताओं वर्करों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की कर दी गई। अब उन्हें इस चीज का दुख होता है। अब वो कहते हैं जी अब ये तो फलानी पार्टी का उसका समर्थक है। अरे उस समय सिलेंडर उठाए स्मृति ईरानी ने, वो भी तो भाजपा की समर्थक नेता थी, लोगों ने नहीं उठाए थे, स्मृति ईरानी ने उठाए थे। तो अब इनके घर में जब ये आग लग रही है तो इनको दुख होता है। जब जलन और तपिश इनके घर की आग की इनको सताने लगी है तो इन्हें पता चलने लगा है किस तरह से दिक्कत हो रही है। संघ का उस समय 14 में बहुत बड़ा रोल था। अब संघ का एक एक वर्कर, एक एक नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में लाने के तैयार बैठा था। उन्हें लगता था अब संघ के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी काम करती भी संघ के अनुरूप, पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, पुरानी जो भारतीय जनता पार्टी उन सबको दरकिनार करके ठिकाने लगा के 2 लोगों ने पूरी भाजपा के ऊपर कब्जा कर लिया और अब संघ को भी डर सताने लग गया है। आपको भी कहीं बाहर ये 2 नेता हैं, अगले कहीं आने वाले समय में आपको भी दरकिनार करके जेल के अंदर ना डाल दें और आप इस अगर स्थिति आ गई जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, अगर संघ ही इन्होंने खत्म कर दिया और इन्होंने अपने ही चाटुकार नेता पूरी भाजपा के अंदर भर दिए जो इनके लिए ही काम करेंगे, तो फिर संघ का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बार संघ का कोई भी वर्कर, पुराने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, वो कोई फील्ड में काम नहीं कर रहा है। वो चाह रहे हैं मोदी जी अपने फेस पर सबको दिखाना चाह रहे हैं, तो अकेले इनको लड़ने दो। और स्थिति ये हो गई है कि मोदी जी अकेले लड़ते लड़ते इतने थक चुके हैं, अगर उनका ना शरीर साथ दे रहा है ना उनकी जबान साथ दे रही है। वो बोलना कुछ चाह रहे हैं और मुंह से निकलता कुछ है। तो इसलिए अब युवा वोटर के साथ ना होने से, संघ का साथ नहीं होने से, भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह और खींचतान होने से और एक नेता को दिखाए जाने से सभी इसके विरोध में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, अल्पमत में रहे। अल्पमत में आने के बाद ये होगा, अब अन्य दलों के साथ अगर सहयोग की बात बढ़ेगी तो मोदी जी का वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा और संघ अगर उनसे मिलकर के अपनी सरकार बनाता है तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कोई नया चेहरा आएगा। डर सबसे बड़ा सता रहा है अमित शाह और मोदी जी को। अब जो नया चलन आपने अन्य पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का, झूठी इंक्वायरियां करने का जो शुरू किया है, अगर सत्ता बदल गई तो आपके ऊपर भी ये सारी कार्रवाई होनी है, क्योंकि उनका दिल जानता है कितने बड़े बड़े घोटाले उनके बक्से में राज के रूप में दफन है और वो राज जिस दिन बाहर आएगा उस दिन इससे बड़ा भी जनता की आंखें खुल जाएगी। ये डर सबसे बड़ा आज की डेट में इन 2 शीर्ष नेताओं को है। चलिए साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप अंगली उठा रहे थे। हाँ मोहनलाल जी, मैं जो अब की बार 400 पार इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये जो भाजपा ने और खासकर मोदी जी ने जो ये नारा दिया है, बड़ा सोच समझ के दिया है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पिछली बार हरियाणा के अंदर 75 पार का नारा दिया था, क्योंकि पूरे देश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में 15 से 20% वोट जो होते हैं वो अनडिसाइडेड होते हैं, जिनको हम कहते हैं हवा के वोट, और वो लास्ट 1-2 दिन पहले ही डिसाइड करते हैं। तो उन वोटों की प्राप्ति के लिए, ताकि वो वोट हमें मिल जाए और हमारा कैसे ना कैसे बहुमत बन जाए। आपको ध्यान होगा कर्नाटक में भी इन्होंने नारा दिया था 150 के, भाजपा 150 के पार, उनकी वहां पर करारी हार हुई। यहाँ पर आपके हिमाचल के अंदर इन्होंने अब की बार 50 पार, वहां भी इनकी मुंह की खानी पड़ी। तो ये जो 400 का पार नारा दिया इन्होंने, ये इनका डर झलकाता है। 400 पार जिस आदमी की, जिस पार्टी की सरकार आ रही हो, वो आराम से घर बैठता है। ऐसे नहीं गर्मी के अंदर 40-42 डिग्री का टेम्परेचर पूरे देश के अंदर, आज राजस्थान में, शाम को मध्य प्रदेश में और रात को असम के अंदर, ऐसे नहीं होता कभी भी बताइए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये 400 का जो पार का नारा है बिल्कुल खोखला है। और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तब एक ऐसा वो आएगा
परिणाम देश की जनता देगी, वो क्या होगा वो आने वाला कल ही बताएगा। चलिए 30 सेकंड का समय बॉबी राव जी, समापन आपका। भाई मोहनलाल जी सब कह रहे हैं 4 जून का समय आएगा तो 4 जून को ही देख लेते हैं। अच्छा अरे भाई आपका भी उम्मीदवार है। देखो जी हमारा उम्मीदवार है, आप बात सही कह रहे हैं। वो भी उन्हीं के नाम पे लड़ रहे हो, मैं नहीं लड़ रहा, मोदी जी के इज्जत पे आएगी। करो या करो की स्थिति, आखिरी चुनाव का भी। मोहनलाल जी पार्टी का जो लीडर होता है, कोई भी पार्टी हो जी, कांग्रेस हो जी, आज तृणमूल हो, कांग्रेस हो जी, बीजेपी हो, हर एक पार्टी के लीडर के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। जब पार्टी का लीडर ही होगा नाम वोट मांगी जाती है उनके नाम से, तो वो कोई गलत नहीं है। उनके नाम से मांग रहे हैं, मांगी जाएंगी वोट। भाई 10 साल के उनका चेहरा रहा है, प्रधानमंत्री रहे देश के, तो उनके नाम से वोट मांगी जाएगी। लेकिन सवाल तो ये ना, काम क्या गिनाए जाकर के, क्या बताए? आपका एक एम्स है वो भी पूरा नहीं बना। एम्स का मोहनलाल जी आप 2-3 महीने पहले शिलान्यास हुआ है, आप चाहो कि 2 महीने में बढ़ जाए, 2 महीने बढ़ के थोड़ी तैयार हो जाएगा। ये 2-3 साल के प्रोजेक्ट। रोजगारों को जवाब, भाई अहीरवाल क्षेत्र तो सैनिकों की खान है, यहाँ से तो हजारों लोग सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए अग्निवीर लिया है। 4.5 साल की नाराजगी तो यहाँ भी है अहीरवाल में तो कई ऐसे इलाके जहाँ घर घर से लोग सेना में जाते हैं, झुंझुनू की तरह, सीकर की तरह, वो भी इसी की तरीके से अहीरवाल क्षेत्र है। नाराजगी अग्निवीर की मानते होंगे आप? मोहनलाल जी नाराजगी मैंने आपको पहले ही बताया, जो नाराजगी है युवाओं को अलग नाराजगी है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अलग है, सर्विस क्लास की अलग है, किसानों की अलग है। कोई कुछ सेटिस्फाइड है, नाराज है, ये तो होगी, ये तो बिल्कुल होनी है। कोई सेटिस्फाइड नहीं है, जिसको नौकरी मिल गई वो सेटिस्फाइड है, जिसको नौकरी नहीं मिली वो नाराज भी है। अरे भाई जो नाराज है, जिसके पास रोजगार नहीं है भाई, वो तो नाराज होगा, अपना मतदान डालेगा। लेकिन मैं 10-10 सेकंड सबको दे रहा हूँ, चलते चलते आज वीडियो लंबा हो जाए, मैंने कहा था, हालांकि काफी लंबा हो गया। 10-10 सेकंड में सबको दे रहा हूँ। बीडी जी 10 सेकंड आपके पास। मतदान करेगा मतदाता, क्या सोचेगा, आपका क्या निर्णय है पत्रकारिता के तौर पे? देखिए मतदाता जो है सारी चीजों का आकलन करता है, वो शीर्ष नेतृत्व भी देखता है कौन देश को चला सकता है, और वो लोकल भी देखता है कि मेरा जो लोकल नेता है वो कैसा है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वोटर जो है अपनी वोट को देता है। ठीक है, आपने बात रखी। चौधरी साहब आप क्या मानते हैं, मतदान करेगा क्या सोचेगा वोटर? देश का युवा रोजगार के बारे में सोचेगा, और मध्यम वर्ग है वो महंगाई के देखते हुए अपने रसोई का बजट, और खासकर महिलाएं रसोई का बजट देखेंगी और उसको देख के मतदान करेंगी। बॉबी राव जी आप क्या सोचते हैं? बोला जी मैंने बताया तो आपको अभी। मतदान करते हुए क्या सोचेगा? मान लीजिए आप ही मतदान करेंगे, क्या सोचेंगे? भाई मतदान करते वक्त जो जिस फील्ड में काम है, जो व्यापारी है वो व्यापार का सोचेगा कि मेरे को व्यापार का भाई अपॉर्चुनिटी सरकार बढ़ाए, किसान सोचेगा भाई मेरे को एमएसपी दी जाए, बेरोजगार सोचेगा नौकरी मिले, तो ये तो सब मुद्दे सोच के वोट देगा। चलिए अंत में विनय जी, शुरुआत आपसे, अंत आपसे। मोहन जी इस बार युवा मतदाता मोदी जी के 56 इंच के सीने के विरोध में वोट करेगा। जिस तरह चाइना ने देश की सीमाओं पर कब्जा कर लिया है, हमारे क्षेत्र में घुस गया है, जो बातें मीडिया नहीं दिखाता है, सरकार नहीं मानती है, वहां उन्हीं का खुद का एक सांसद आंदोलन पे लगातार बैठा है, जो खबरें नहीं आती। दूसरा गृहिणियां है, मध्यम वर्ग है, वो महंगाई के विरोध में, युवा बेरोजगारी के विरोध में, और जो लोग आशा करते थे वो इनके झूठे वादों के विरोध में इस बार हिंदुस्तान का जो मतदाता है वो सरकार के खिलाफ वोट करेगा। इसमें कोई शुभ संशय नहीं। चलिए तमाम लोगों ने बात रखी, वीडियो भले ही बड़ा बन गया, लेकिन आज चर्चा, क्योंकि हम लगातार 2014 से कर रहे हैं, 24 तक 10 साल का हमने चर्चा की है, और तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है। फिलहाल आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।